नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में अर्थात कि बीए बीएससी और बीकॉम वाले फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज वाले सेशन को कंटिन्यू करते हुए और सेकंड लास्ट वाले सेशन पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद में एक सेशन मात्र आपका होना है, उसके बाद आपकी ये सीरीज हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है ना। तो सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा है आज का आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल और डिटरमिनर्स पर आज हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ में दोस्तों ए एन और द का प्रयोग कहां और कब कैसे किया जाता है, जो कि अपने आप में आर्टिकल्स है। तो इन आर्टिकलों के बारे में पूरे विस्तार से आज की इस कहानी में हम समझने वाले हैं, फुल डिटेल में समझेंगे। और हाँ, एक बात और आप लोगों को बता दूं, सीरीज कल के सेशन में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में एक क्लास हम और लेकर के आएंगे जिसमें हम यूनिट थर्ड के कंप्लीट सभी यूनिटों का जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो एक ही सेशन में लेने का प्रयास करेंगे। लगभग जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर होंगे उन सभी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनको भी बताते चलूं, फाउंडेशन के अलावा दोस्तों, फाउंडेशन ही नहीं बल्कि बीए के ऑलमोस्ट सभी विषय हमारे द्वारा इसी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ही आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें आपको लेक्चर और नोट्स दोनों ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जो कि आपको जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप तक सभी सेशन, हमारी सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई जा रही है। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू रूप से अध्ययन करना चाहते हैं बिना कोई चार्ज दिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप जो है जिस ग्रुप में ऐड होना चाहे उस ग्रुप की लिंक को क्लिक कीजिए, वहां पर आप डायरेक्टली ग्रुप में पहुंच जाएंगे, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो और नेक्स्ट डे से ही आपके पास में नोटिफिकेशन आना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो प्रॉपर फॉलो करते हैं, कि यूनिट थर्ड चल रहा है फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत, फाउंडेशन में इंग्लिश के अंतर्गत, जिसमें बेसिक इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज स्किल पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस बेसिक लैंग्वेज स्किल के दो पार्ट होते हैं, वोकेबलरी बिल्डिंग का और एक होता है बेसिक ग्रामर का। ठीक है, तो वोकेबलरी वाले पार्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हमारा सेशन चल रहा है ग्रामर का। ठीक है, तो ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, यहां तक हमारे सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल्स पर। ठीक है, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स पर बात कर रहे हैं। तो हल्के से जो है डिटरमिनर्स को भी समझेंगे, क्योंकि आर्टिकल जो है ना वो डिटरमिनर्स से जुड़ा हुआ है, तो डिटरमिनर्स को थोड़ा सा बेसिक रूप में समझेंगे। बाकी जो पूरा एक विस्तार देने वाले हैं या डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स पर हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों, मैं पूरे यकीन से आप लोगों को बोल सकता हूं कि ये सेशन लेने के बाद में आर्टिकल को लेकर के आपके अंदर कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा और एक एक बात आप आसानी से समझ पाएंगे, कहां पर ए का प्रयोग करना चाहिए, कहां पर एन का प्रयोग होगा और कहां पर दा का प्रयोग होगा। बस इन तीनों के प्रयोग को अगर आप समझ गए तो समझ जाइए आर्टिकल 12 पोर्शन आपका पूरी तरह से कंप्लीट है। क्लियर है। कल के सेशन में टाइम एंड टेंसेस पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करेंगे हम डिटरमिनर्स से। डिटरमिनर्स से जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया ना कि जो आर्टिकल्स है वो भी एक प्रकार के डिटरमिनर्स ही है। ठीक है ना। तो डिटरमिनर्स को समझना है, उससे पहले आर्टिकल्स को समझिए, उससे पहले डिटरमिनर्स को एक नजर डाल लेते हैं और हल्के हल्के रूप में देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, डिटरमिनर्स और फिक्सिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स विच फिक्स और मॉडिफाई द नाउन बिफोर विच दे आर यूज्ड। सिंपल शब्दों में समझिए, डिटरमिनर्स ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के पहले आते हैं और नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं। नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं, है ना। नाउन को जो है मॉडिफाई करके उसका अर्थ बदल देते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो डिटरमिनर्स कौन से शब्द है? डिटरमिनर्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन से पहले उनका यूज होता है, नाउन से जस्ट पहले उनका यूज होगा, जो कि नाउन में मॉडिफाई करेंगे, नाउन को मॉडिफाई करेंगे। एग्जाम्पल के साथ देखिए, जैसे कि आप इसको देखिए कि दिस इज अ बुक, क्या लिखा हुआ है? दिस इज, पहला सेंटेंस है दिस इज अ बुक। तो यहां पर दोस्तों डिटरमिनर्स क्या है? दिस और नाउन क्या है? बॉय। क्यों है ये? क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो ध्यान देने बात यह है कि यहां पर जो डिटरमिनर्स है दिस, ये बॉय। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम सिंगल सिर्फ बॉय की बात करें तो बॉय कोई सा भी हो सकता है ना, बॉय कोई सा भी हो सकता है। लेकिन चूंकि यहां पर आगे हमने दिस लगा दिया
दिस लगा दिया, तो दिस लगाने से क्या हुआ, उस बॉय का पूरा सेंस चेंज हो चुका है, बल्कि एक पर्टिकुलर बॉय की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर बॉय की, समझ पा रहे ना, एक पर्टिकुलर बॉय की बात हो रही है कि दिस इज अ बॉय, तो यह एक लड़का है, ठीक है। तो इसने क्या करा, बॉय वाला जो शब्द था, जो वर्ड था, जो कि नाउन था, उसको मॉडिफाई कर दिया, किसने, दिस ने। अच्छा, सेकंड वाले सेंटेंस को देखिए, माय बर्थडे फॉल इन अगस्त, सी इज अ डॉक्टर, ये नेक्स्ट मान लीजिए इसको, सी इज अ डॉक्टर, इसको हटाइए। फिलहाल माय बर्थडे फॉल इन अगस्त, माय बर्थडे फॉल इन अगस्त, तो यहां पर बर्थडे क्या है, नाउन। अगर हम सिर्फ बर्थडे की बात करेंगे तो कहेंगे क्या पता किसका बर्थडे, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही आगे आप ही, शी कोई नाम लगा देते हैं, माय लगा देते हैं, तो उससे क्या होगा, वो बर्थडे जो नाउन है वो मॉडिफाई हो जाता है, उसका अर्थ ही बदल जाता है। पहले सिर्फ हम बर्थडे की बात कर रहे थे, लेकिन अब कहा है कि माय बर्थडे, मेरा बर्थडे है ना, तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, बर्थडे जो कि नाउन था ये मॉडिफाई हो चुका है, इसका अर्थ ही बदल चुका है। थर्ड वाले सेंटेंस में देखिए, एवरीबॉडी एंजॉय द फिल्म, एवरीबॉडी एंजॉय द फिल्म, सभी ने फिल्म का आनंद लिया, ठीक है। तो यहां पर जो एवरी, देखिए यहां पर नाउन क्या है दोस्तों, ये बडी है, क्या है, बडी, BODY, बडी क्या है, नाउन है। लेकिन सिर्फ बडी कहेंगे, बडी कहेंगे तो इसका अर्थ कुछ अलग ही होगा, है ना, बीच में अटका होगा, कुछ भी इसका सेंस नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही हम एवरी लगा देते हैं, एवरी आगे लगा देते हैं, तो क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति ने, प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है। अगर हम आगे नो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नोबडी, मतलब किसी ने भी नहीं। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये बडी क्या है, नाउन है, लेकिन इस नाउन को परिवर्तित कर रहा, कोई मॉडिफाई कर रहा है कोई वर्ड, तो वो वर्ड कौन होगा, डिटर्मिनर्स होगा। तो यहां पर एवरी जो साथ में चिपका हुआ है ये है डिटर्मिनर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट में डिड यू बाय एनी बुक, डिड यू बाय एनी बुक, तो यहां पर बुक, सिर्फ अगर हम बुक की बात करें, डिड यू बाय बुक, तो कौन सी बुक, कैसी बुक, किसकी बुक, कुछ भी नहीं पता। लेकिन यहां पर क्या कह दिया, एनी बुक, कोई सी भी बुक, क्या आपने कोई सी भी बुक खरीदी, तो उसमें सभी प्रकार की बुकें आ जाएगी। या फिर हम ऐसा कि डिड यू बाय इंग्लिश बुक, डिड यू बाय हिंदी बुक, है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, पर्टिकुलर क्लास की बात कर दे, पर्टिकुलर राइटर की बात कर दे, है ना, एक कोई पर्टिकुलर एक इस बुक की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके आगे वाला शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, वो डिटर्मिनर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बुक जो कि नाउन है उसको मॉडिफाई जो भी वर्ड करेगा, उसके सेंस में जो परिवर्तन लेकर के आएगा, उस शब्द को, उस वर्ड को हम यहाँ डिटर्मिनर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, डिटर्मिनर्स कहेंगे। आई बात समझ, नीचे लिखा हुआ आपके रिविजन के लिए, ठीक है ना। तो डिटर्मिनर्स इन सेंटेंसों में क्या है, मैंने बता दिया आपको, दिस, सेकंड सेंटेंस में माय और ए और एवरीबडी, एवरी एंड एनी, ये आपके डिटर्मिनर्स है। और वहीं पर जो नाउन मॉडिफाई हुए हैं, जो नाउन मॉडिफाई हुए हैं वो है बडी, बॉय, बर्थडे, डॉक्टर, बडी एंड बुक, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से कुछ डिटर्मिनर्स है, उनके बारे में आप सब जान लीजिए, और डिटर्मिनर्स के बारे में इतना पढ़ना पर्याप्त है आप लोगों के लिए। देखिए कुछ डिटर्मिनर्स और भी होते हैं, जैसे कि दिस, माय, एवरी, एनी के अलावा और भी कुछ डिटर्मिनर्स है, जैसे सम, लिखा हुआ देखिए स्पष्ट है। कुछ डिटर्मिनर्स और भी है, सम, एनी, टू, इनफ, एवरी, लिटल, अ लिटल, फ्यू, अ फ्यू, मच, मैनी, ईच, एवरी, दिस, दीस, दैट, दोज, है ना। तो ये सब भी जो है आपके डिटर्मिनर्स ही है। क्या इतनी सी बात अभी तक की पल्ले पड़ी, अभी तक की बात समझ आई दोस्तों, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है डिटर्मिनर्स में, इसलिए मैं आपको डिटेल नहीं दे रहा हूं इसकी, जितना आवश्यक बस उतना। खाली आपको ये शब्द देख लेना है नीचे वाले, लास्ट वाले, कि डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं, है ना। कुछ तो ये वो डिटर्मिनर्स है जो मैंने आपको दिए हैं, जो कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हीं शब्दों में से पूछे जाते हैं, अदरवाइज नहीं पूछे जाते। तो फिर आते कहां से, तो वो आर्टिकल से आते। अच्छा, आर्टिकल कहां से आया, तो वो भी डिटर्मिनर से ही आया। कैसे, या ये दिखाता हूं मैं। देखिए डिटर्मिनर्स जो होते हैं ना, डिटर्मिनर्स के 5 टाइप होते हैं दोस्तों, डिटर्मिनर्स के 5 टाइप होते हैं। तो काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स, तो यहां पर 5 टाइप होते हैं डिटर्मिनर्स के। कौन कौन से, तो पहला टाइप होता है आपका आर्टिकल डिटर्मिनर्स। कौन सा, आर्टिकल डिटर्मिनर्स, ठीक है ना। तो यही वो आर्टिकल डिटर्मिनर्स है, ए, एन और द,
यही आर्टिकल डिटरमिनर्स है। जिन आर्टिकलों को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये आर्टिकल सिर्फ आर्टिकल नहीं बल्कि क्या है, ये आर्टिकल डिटरमिनर्स, लेकिन हम इनको आर्टिकल के नाम से ही जानते हैं। अब इसका पूरा मीनिंग याद रखना, ये आर्टिकल कहां से आए, तो आर्टिकल डिटरमिनर्स से आए। क्लियर हुआ? तो इस रूप में अगर देखा जाए तो ए, एन और द जो है ये भी डिटरमिनर्स शब्द ही है। क्लियर है ना? चलिए, सेकेंड टाइप होता है इसका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, थर्ड टाइप है पजेसिव, फोर्थ है न्यूमरल, और लास्ट फिफ्थ है क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स। ठीक है, तो ये 5 टाइप होते हैं डिटरमिनर्स के, जो कि सिंपल नाम है, आसानी से आप लोग एक दो बार पढ़ने में ही आपको याद हो जाएंगे। आर्टिकल डिटरमिनर्स को बाद में छोड़ दीजिए फिलहाल, तो आर्टिकल डिटरमिनर्स हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, न्यूमरल और क्वांटिटेटिव। ये हैं आपके टाइप किसके, डिटरमिनर्स के। इससे ज्यादा डिटरमिनर्स में कुछ नहीं पढ़ना है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, कौन से क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल डिटरमिनर्स को हम आगे पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल डिटरमिनर्स को। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं। अब हमारा मेन पार्ट होगा स्टार्ट, जिसे हम क्या बात करना है, आर्टिकल पर, है ना। अब दिमाग में ये बिठा लीजिएगा, फिलहाल के लिए डिटरमिनर्स को यहां से दिमाग से हटा दीजिए, साइड में शिफ्ट कर दीजिए। जब कभी जरूरत लगे कि आपको आर्टिकल पूरे विस्तार से समझना है कि आर्टिकल आया कहां से था, उसका मूल स्रोत पता करना है, तो अब तक फट से दिमाग की बत्ती जलना चाहिए कि ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल ही मात्र ना होकर के ये डिटरमिनर्स है। और डिटरमिनर्स के कौन से वाले पार्ट से आया है, तो आर्टिकल डिटरमिनर्स से ही आर्टिकल की उत्पत्ति हुई है, ये समझ लीजिए, जिन आर्टिकलों को अब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आर्टिकल की अगर हम बात करें तो यहां पर 3 टाइप होते हैं आर्टिकल के इंग्लिश ग्रामर में। देयर आर 3 टाइप ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर। कौन कौन से 3 टाइप है, ए, एन और द। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन असली कहानी होगी अब स्टार्ट। ये तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इनडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? कुछ स्टूडेंट्स को पता भी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को पता नहीं है। जहां तक मुझे लग रहा है कुछ को पता नहीं है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं अलग से आर्टिकल नहीं आने वाले हैं। इन्हीं 3 आर्टिकलों में से कुछ आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल है और वहीं कुछ हो सकता इनडेफिनिट हो। मैं यही प्रारंभ में बता दूं ताकि आगे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, ए और एन जो आर्टिकल है, ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं दोस्तों, कौन है ये, इनडेफिनेट आर्टिकल है। और जो द आर्टिकल है ये एकमात्र डेफिनेट आर्टिकल है। मतलब क्या हुआ, जैसा कि शब्द दिख रहा है इनडेफिनेट और डेफिनेट। आप एक वर्ड यूज करते हो ना, डेफिनेटली। किसी ने बोला कि क्या आप ये कर लोगे, डेफिनेटली कर लूंगा। तो डेफिनेटली मतलब क्या, पूरे विश्वास के साथ में, है ना, पर्टिकुलर मतलब उसकी किसी चीज को फोकस करते हुए आप कह रहे हैं। तो डेफिनेटली कहां से बना, डेफिनेट शब्द से बना के आया है। तो डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। बस समझ आई? तो ए और एन, उन शब्दों के आगे हम ए और एन का प्रयोग करेंगे जिनका अर्थ डेफिनेट नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा। मैं बताऊंगा विस्तार से पूरा, डोंट वरी। और दा का प्रयोग हम वहां करेंगे जिसका अर्थ डेफिनेट निकल रहा हो, डेफिनेटली निकल रहा हो, एकदम निश्चित रूप से निकल रहा हो। आइए सबसे पहले हम लेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स को। आइए ए और एन को हम पूरे डिटेल में समझेंगे, उसके बाद में जाकर के डेफिनेट आर्टिकल अर्थात कि दा पर मूव करेंगे। तो आर्टिकल को समझें उससे पहले, क्या आप में से इतने कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसको 2 शब्दों का पता नहीं है? मैं हमेशा ये बोलता हूं कि कितने स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन मैं आज ही पूछ रहा हूं आप लोगों को, कितनों को पता नहीं है? ये बताइए मुझे कि कौन नहीं जानता कि वोवेल जैसे भी कुछ शब्द होते जिन्हें हम हिंदी में स्वर शब्द कहते हैं, और कुछ कंसोनेंट शब्द भी होते हैं जिन्हें हिंदी में हम व्यंजन शब्द कहते हैं। कितने स्टूडेंट्स को पता नहीं है इनके बारे में? मेरे ख्याल से तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसको वोवेल और कंसोनेंट शब्दों के बारे में, वर्ड्स के बारे में पता ना हो। लगभग सभी को। क्यों? क्योंकि ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम इनको, वोवेल और कंसोनेंट। अगर इंग्लिश में आपने वोवेल कंसोनेंट नहीं पढ़ा होगा, चलो कोई बात नहीं, आपने छोड़ भी दिया होगा, लेकिन हिंदी में तो स्वर और व्यंजन पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, पढ़ा है ना? ठीक है ना? हिंदी ग्रामर से तो अभी तक कोई बच नहीं सकता है, जिसकी भी जो भी हिंदी भाषी क्षेत्रों से बिलोंग करते। ठीक है, तो यहां पर
आर्टिकल को समझे उससे पहले आपको वोवेल और कंसोनेंट को समझना होगा, जिससे कि बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जैसे कि एक बच्चा समझ जाता है पट से। देखिए एबीसीडी तो सबको आती है, अब इसमें तो ऐसा डाउट नहीं है ना कि किसी को ना आती हो। एबीसीडी एबीसीडी में ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स में 5 लेटर्स को हटा दें तो बाकी सारे लेटर्स दोस्तों कंसोनेंट होते हैं, कंसोनेंट होते हैं, है ना, व्यंजन शब्द होते हैं, व्यंजन वर्ड होते हैं। तो ऐसे कौन से 5 शब्द है जिनको हटाना पड़ता है, मतलब कि उन 5 शब्दों को हम हटा देंगे, क्यों? क्योंकि वो वोवेल है, कंसोनेंट नहीं है, स्वर नहीं है, व्यंजन नहीं है, बल्कि स्वर है। ध्यान रहे पूरे ए से लेकर जेड तक की पूरी लेटर्स, सभी लेटरों में ए, ई, आई, ओ और यू, ए, ई, आई, ओ और यू, ये शब्द वोवेल है, ये शब्द वोवेल है। बाकी सब कौन से हैं? कंसोनेंट है। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब हमारी ए और एन की जो कहानी है पूरी इसी पर अटकी हुई है, वोवेल और कंसोनेंट पर। अगर ये बात आपके माइंड में क्लियर है ना, तो ए और एन को आप कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप क्लियर होगा। देखिए कहानी लंबी है लेकिन आपको फटाफट दिमाग में क्लियर होता चलेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, जिसके अंतर्गत हमें ए और एन को पढ़ना है। तो इसकी कहानी स्टार्ट करें। ए और ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये तो हम पहले से भी जानते हैं कि ए और एन जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। क्यों? है ना, क्यों? बिकॉज, क्योंकि दे डू नॉट रेफर एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। तो ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को या पर्टिकुलर वस्तु को इंडिकेट नहीं करते, रेफर नहीं करते, किसी पर्टिकुलर को रेफर नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम इनको इनडेफिनेट अर्थात कि अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं। अनिश्चित। क्या कहानी समझ आई इतनी? चलिए, तो ऐसे ही सबसे पहले हम ए का यूज देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ में, आपको समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले ए का यूज कीजिए, जो कि एक आर्टिकल है। कौन सा? इनडेफिनेट आर्टिकल है। कौन? ए। ए तो बिफोर अ सिंगुलर नंबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए और एन का यूज सिंगुलर के साथ ही करोगे, प्लूरल के साथ नहीं करोगे। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्दों पर यहां ध्यान दीजिए, जो हाईलाइट करे हुए उन पर विशेष ध्यान देना। देखिए बिफोर अ सिंगुलर नंबर विच स्टार्ट्स विद द कंसोनेंट और वोवेल, विद द कंसोनेंट साउंड, विद द कंसोनेंट साउंड। कहा जा रहा है कि ए का प्रयोग हम उस नाउन के पीछे करेंगे जिसकी शुरुआत चाहे कंसोनेंट से हुई हो या वोवेल से हुई हो। मतलब लिखने में उस शब्द की शुरुआत चाहे वो वोवेल वाले शब्द से हुई हो, जैसे कि ए से हुई, ई से, आई से, ओ से, यू से, या एबीसीडी वाले किसी अन्य लेटर से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ध्यान आपको रखना है कि उस शब्द को बोलने में जो साउंड है वो साउंड कंसोनेंट का निकलना चाहिए। कौन सा? कंसोनेंट का निकलना चाहिए। कंसोनेंट मतलब कि ए नहीं आना चाहिए, ई का साउंड नहीं आना चाहिए शुरुआत में, आई का, ओ का और यू का साउंड नहीं आना चाहिए। इन 5 लेटर्स के अलावा एबीसीडी के दूसरे लेटर्स के किसी का भी प्रोनाउंसिएशन हो, किसी का भी साउंड निकले, बिना सोचे समझे ए ठोक दीजिए वहां पर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए शब्द का प्रयोग कहां होगा, ए आर्टिकल का प्रयोग कहां होगा? तो ए आर्टिकल का प्रयोग उस प्रत्येक नाउन के साथ किया जा सकता है जिसकी शुरुआत चाहे कंसोनेंट से हुई हो चाहे वोवेल से हुई हो। बस उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, बोलने में उच्चारण जो है कंसोनेंट साउंड के साथ होनी चाहिए, कंसोनेंट साउंड के साथ में। तो ध्यान देने बात क्या है? कंसोनेंट मतलब कि वोवेल का साउंड नहीं आना चाहिए प्रारंभ में। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बोला बॉय, तो बॉय क्या है? नाउन है, इसको मॉडिफाई करेगा हमारा आर्टिकल, है ना। तो बॉय को बोलने में पहला शब्द कौन सा निकला मुंह से? बा, ठीक है ना, बा निकला। अब बा बताइए, क्या मुझे इस स्वर में अर्थात कि वोवेल्स में कोई सा भी बा है क्या? नहीं है। क्या है वोवेल्स में? क्या है? ए, ई, आई, ओ और यू है। लेकिन बा जैसा तो कोई शब्द नहीं है।
इसका मतलब क्या हो, इन 5 को हटा दे तो बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। और हमारी कंडीशन क्या बोलती है कि कॉन्सोनेंट साउंड निकलना चाहिए। तो जी हाँ, बॉय बोलने में बा का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, कंसोनेंट साउंड निकल रहा है। अब हमें ध्यान नहीं देना है कि इसकी लिखावट में शुरुआत कहां से हुई, हमें कोई मतलब नहीं है, बस ए चिपका दीजिए। क्यों? क्योंकि बोलने में ये शब्द जो है कॉन्सोनेंट साउंड को निकाल रहा है। जैसे हमने केट बोला, के कैट, तो केट को शुरुआत कहां से होती है, के से, और के क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर भी ए लग जाएगा। ये है गर्ल, तो गर्ल में गा का इस्तेमाल हो रहा है, गा क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसलिए इसके सामने भी ए लग जाएगा। इसी तरह से हॉर्स, मंथ, ईयर, पेंसिल एक्सेट्रा, जो भी सारे वर्ड है जिनको बोलने में, लिखने में, चाहे वो उसकी शुरुआत वोवेल से हुई हो या स्वर से हुई हो, वोवेल से हुई हो, कॉन्सोनेंट से, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है बोलने में उसका साउंड किससे निकल रहा है, वोवेल निकल रहा है या कॉन्सोनेंट निकल रहा है। अगर कॉन्सोनेंट निकलेगा तो हम ए का प्रयोग करेंगे, और वोवेल निकल जाएगा तो किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। आगे पढ़ने वाले कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए, है ना। अब आपने यहां देखा, आपके मन में विचार चल रहा होगा कि सर हाँ ठीक है, ये शुरुआत आपकी जो है यहां पर कॉन्सोनेंट वर्ड से ही हो रही है, तो कोई एक ऐसा शब्द ले लीजिए जिसकी शुरुआत वोवेल से हुई हो। तो नीचे आ जाइए दोस्तों, हमारा वोवेल क्या, यू है वोवेल। देखिए यहां पर यूनिट, यूनिट की शुरुआत किससे हुई है, वोवेल शब्द से हुई है, लेकिन बोलने में क्या आ रहा है, यू, क्या आ रहा है, यू, यूनिट। तो यू अर्थात कि या, और या क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसलिए इसके साथ में क्या यूज होगा, ए यूज होगा। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी, देखिए स्टार्ट ई से हुआ है, मतलब वोवेल से हुआ है, लेकिन बोलने में यूरोपियन, क्या, यूरोपियन, तो यू आ रहा है, या आ रहा है, या चूंकि क्या है, या तो कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके साथ भी अ का प्रयोग होगा। क्लियर हो पा रहा है, कोई बात नहीं। कुछ एग्जाम्पल और भी है जिनको आप पढ़ के और आसानी से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल, थोड़े बहुत भी नहीं, काफी सारे एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है। आई एम रीडिंग अ बुक, बुक के साथ में, बुक के साथ जब बुक में बोलता हूं तो पहला शब्द क्या निकलता है, बा, और बा क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से अ गर्ल, गर्ल बोलने में गा आता है, और गा की शुरुआत कंसोनेंट से होती है, इसलिए ए यूज होगा। उसी प्रकार से अ सिटी लाइक बेंगलोर हैज मेनी टॉल बिल्डिंग्स, है ना। तो बेंगलोर जैसे शहरों में कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हुआ करती है। चिल्ड्रन वर बीटिंग ए डॉग, डा, ठीक है, तो डा का पढ़ने से डा निकल रहा है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल क्या हो, इसके लिए क्या होगा, ए यूज होगा। नाइफ के लिए ना का पढ़ने से निकल रहा है, पा में पेन का पा का निकल रहा है। यूरोप बता दिया आप लोगों को, यूनियन, ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो चाहे शुरुआत, फिर से मैं रिपीट, ध्यान देना, शब्द की बनावट अर्थात की लिखावट वोवेल से हुई हो या कॉन्सोनेंट से हुई हो, कोई मतलब नहीं, बस मतलब है उसको बोलने में पहला शब्द क्या आ रहा है। पहला शब्द अगर आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आप बिना सोचे समझे ए आर्टिकल का प्रयोग वहां कर दीजिए। और अगर ऐसा नहीं है, बोलने में अगर कॉन्सोनेंट शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, मतलब शब्द नहीं निकल रहा है मुंह से, उसकी जगह वोवेल निकल रहा है, कंसोनेंट नहीं निकल रहा, वोवेल निकल रहा है, तो आप एन का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर है और बोलने में वोवेल शब्द का प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है तो बिल्कुल आप एन का प्रयोग करेंगे। फिर मायने नहीं रखता है कि उसकी शुरुआत लिखने में वोवेल से हुई है या कॉन्सोनेंट से हुई है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग बोला मैंने, एग, तो ये वोवेल से शुरुआत हुई है, चूंकि ई क्या है, वोवेल है, शुरुआत वोवेल से हुई है ई, तो बोलने में क्या आ रहा है दोस्तों, ए, एग, और ए क्या है, हमारा वोवेल शब्द है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। उसी तरह से एगल एप्पल, यहां पर भी ए का प्रयोग हो रहा है, ए, और ए क्या है, वोवेल है, इसलिए एन का प्रयोग। इंक, इंक, आई क्या है, समझ पा रहे हैं, इंक पोट, इंक पोट, तो ई का प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है इसलिए एन का ऊपर। ऑरेंज क्या है, ये कॉन्सोनेंट वर्ड है ना, लिखने में कॉन्सोनेंट है लेकिन बोलने में ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, चूंकि ये क्या है आपका वोवेल है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। एन का प्रयोग होगा, माफ कीजिएगा, वोवेल ही है, ठीक है। तो ये वोवेल शब्द का, नीचे आप देख सकते हैं कंसोनेंट भी देख सकते हैं कि बिफोर सिंगुलर नंबर में, ये तो बता चुका आपको, ए और एन दोनों ही आर्टिकलों का प्रयोग सिंगुलर की केस में होगा, एक वचन के केस में होगा, बहुवचन के केस में नहीं, याद रखिएगा, है ना। तो अब यहां पर अगर कॉन्सोनेंट से बनावट शब्द बन रहा है
लेकिन बोलने में वोवेल ही वर्ड निकल रहा है मुंह से, तो भी आप एन का ही प्रयोग करेंगे। सिंपल भाषा में ए और एन दोनों को एकदम शॉर्ट में ऐसे समझिए, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग कहां पर होगा बताता हूं। कोई भी नाउन जिसकी बोलने में शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही हो, बोलने का पहला जो शब्द आता है उसकी कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तो आप ए का प्रयोग करेंगे। और अगर वो वोवेल की शुरुआत, मुंह से पहला शब्द बोलने में वोवेल निकलता हो, तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। लिखने में चाहे उसकी शुरुआत वोवेल से हुई हो या कॉन्सोनेंट से, कोई मायने नहीं रखता है। क्लियर है? आइए तो इसका एन का भी कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जिससे कि एग्जाम्पल है ना, आप पढ़ के भी इन सबको अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऊपर आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे मैंने बताया, एन हर शुरुआत कंसोनेंट से हुई है, लेकिन बोलने में क्या और आ का इस्तेमाल हो रहा है। ऑनेस्ट, ओ का इस्तेमाल हो रहा है, ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है ना। और एन एयर, एयर तो ए से शुरुआत होती है। एम एल ए से शुरुआत हो रही है। एम पी ए से शुरुआत हो रही है। एस एस पी ए से शुरुआत हो रही है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो जिस बोलने में पहला शब्द जो निकलेगा उस साउंड पर ध्यान देना है। साउंड में क्या निकला, वोवेल निकला या कॉन्सोनेंट निकला। कॉन्सोनेंट निकला होगा तो ए का प्रयोग कर दीजिए, वोवेल निकला होगा तो एन का प्रयोग कर दीजिए। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं ए और एन के अंदर। क्या कहानी क्लियर हुई? अगर कहानी क्लियर है तो द अब एकदम आपको समझ आ जाएगा। देखिए, इनडेफिनिट कौन कौन थे, ए और एन। और क्यों कहते थे इनको इनडेफिनिट? क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग अर्थात की वस्तु को इंडिकेट नहीं करते, रेफर नहीं करते थे, इसलिए ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते थे। लेकिन डेफिनेट आर्टिकल हम दा को कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि दा जो शब्द का प्रयोग होता है ना, आर्टिकल का प्रयोग जो होता है, वो उस नाउन के सामने होता है जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर किसी थिंग अर्थात की वस्तु को इंडिकेट करता है। इसी कारण से हम दा को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अब थोड़ा सा आपको देखना होगा दा का यूज, दा का यूज कैसे होता है, और अगले पक्ष में देखेंगे दा का यूज कैसे नहीं होता है। दोनों बातें समझने वाले हैं। दा का यूज कहां पर होगा, दा का यूज कहां पर नहीं होगा, इन दो पक्षों को आपको समझना है। मेन है दोस्तों पार्ट का। देखिए कहां कहां पर होगा, दा का यूज कैसे होगा, कहां कहां पर होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए कहां कहां पर होता है। सबसे पहले तो बिफोर द नेम ऑफ हेवनली बॉडीज, हैवी बॉडीज के नाम के आगे दा का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बोलना है सन, तो सिर्फ सन नहीं बोलेंगे, द सन बोलेंगे। अर्थ, पृथ्वी बोलना है तो अर्थ नहीं, द अर्थ बोलेंगे। मून, द मून। ये क्या है? ये हेवनली बॉडी है, बड़ी बॉडी है ये। समझ पा रहे हैं? उसी तरह से दूसरा प्रयोग किसके सामने करेंगे, तो इन डायरेक्शन के सामने करेंगे। अगर कोई डायरेक्शन है जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो डायरेक्टली ईस्ट वेस्ट नहीं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो डायरेक्शन के लिए भी द का प्रयोग होगा उसके आगे। नेक्स्ट कंडीशन है बिफोर अ नाउन विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड, जो ऐसे नाउन जो पहले से ही क्लियरिफाई कर दिए, मेंशन कर दिए गए हो, पहले से ही बता दिए गए हो, उनके सामने। जस्ट लाइक आई मेट अ मैन इन अ ट्रेन, I met a man in the train, तो ट्रेन में मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। The man was very interesting, वह व्यक्ति बहुत ही रुचिकर था। तो यहां पर हमने दा का प्रयोग दो जगह किया, ट्रेन के आगे और मैन के आगे। क्यों? क्योंकि यहां पर पहले से ही इसको क्लियरिफाई कर दिया गया है, मेंशन कर दिया गया था। दूसरी कंडीशन ये है, देखिए द चिल्ड्रन यू मेट वर नोटी, द चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि पहले से ही इनको मेंशन किया गया है, चिल्ड्रन को पहले से ही मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट कंडीशन को समझिए, बिफोर द नेम ऑफ ओशियन, रिवर, माउंटेन, गल्फ, प्लेन, ठीक है ना, डिजर्ट, इसके अलावा इंडियन ओशियन, गंगा, हिमालय, ठीक है। तो इन सभी जो भी ये मैंने नाम बताए हैं, इन सब के आगे भी जो है दा का ही प्रयोग होगा।
इसके अलावा अगर बात करें तो एब्रिविएटेड नेम ऑफ स्टेट या कंट्रीज के आगे भी, स्टेट और कंट्री अर्थात कि देशों के, राज्य और देशों के नाम के आगे भी द का प्रयोग होता है। जैसे कि हम बोलते हैं द यूएसए, द एमपी, द पंजाब, द यूपी, द यूएई एक्सेट्रा। इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन है बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अगर आपने एडजेक्टिव देखे हैं तो है ना, सुपरलेटिव जो डिग्री में आपको बता रहा हूँ, 3 डिग्री को हमने बात की थी, अगर नहीं पता है तो एक बार जाइएगा, इससे 2-3 लेक्चर आगे ही है एडजेक्टिव वाला, उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में जैसे कहेंगे कि सी इज द बेस्ट स्टूडेंट, क्या सी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास की बहुत अच्छी स्टूडेंट है। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, द का यूज हुआ लार्जेस्ट के साथ में, द का प्रयोग हुआ, बेस्ट के साथ में भी द का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ एडजेक्टिव के साथ में द का प्रयोग, उसके अलावा 2 और 2 से ज्यादा कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में द का प्रयोग है ना, जैसे अर्लियर, द बेटर, ठीक है, द हायर है ना, और उसके बाद द कूलर। तो ये क्या है, ये 2 या 2 से ज्यादा क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है, किसकी, एडजेक्टिव की, है ना। इसी प्रकार से बिफोर द एपिथेट्स यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पर्सन, नाम के व्यक्ति के नाम के पहले, जैसे अशोका द ग्रेट लिखते हैं तो अशोक ग्रेट लिखते हैं क्या, नहीं, बल्कि क्या लिखते हैं, अशोक द ग्रेट। उसी तरह से अलेक्जेंडर द ग्रेट, चार्ल्स द फर्स्ट। ठीक है ना। इसी तरह से कोई होली बुक्स है, जैसे कि आदि ग्रंथ है तो उनके सामने दा का प्रयोग, गीता का सामने दा का प्रयोग, रामायण के सामने दा का, कुरान के सामने दा का, बाइबल है उनके सामने भी दा का प्रयोग। तो कोई भी होली बुक्स है उसके सामने भी दा का प्रयोग होगा, पर उनको इसी प्रकार से आपको देखते हुए चलना है कि किस किस के सामने जो है दा का प्रयोग होता है। सिंपल से कुछ बस ये कंडीशन है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, खाली अब बार बार रिपीट करेंगे ना, रिवीजन करेंगे ना, तो आपको अपने आप रटा जाएगा कि यार कंट्री के सामने हमें दा का प्रयोग करना, कंट्री का नाम आता है तो दा लिख के लिखना है। एडजेक्टिव में कोई सी भी डिग्री आती है फट से दा लगा देना है। कोई पर्सन का, व्यक्ति का नाम आता है ना पर्टिकुलर रूप से, तो उसके सामने दा का प्रयोग लगा देना है। कोई होली बुक का आया, या इसी तरह से हिस्टोरिकल कोई बिल्डिंग है ना, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ठीक है ना, तो इस तरह के जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उनके सामने भी दा का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से क्लाइंस के लिए जैसे कि मराठा तो द मराठा बोलेंगे, राठौर तो द राठौर, सिख द सिख। इसी तरह से नेम ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तब भी हम उसके सामने दा का प्रयोग करेंगे, जैसे बीजेपी, सीपीआई, यूएनओ, तो इनके सबके सामने हम दा का प्रयोग करते हैं। Is it clear? इसी प्रकार से नेम ऑफ बिग ऑफिसेस जस्ट लाइक एयर मार्शल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये क्या है, ये बड़ी पोस्ट है। बिग ऑफिसेस है मतलब बड़ी पोस्ट है, उन सभी बड़ी पोस्टों के लिए भी दा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? तो दोस्तों अब थोड़ा कुछ एग्जाम्पल में यहां पर भी लेकर के आया हूं, इन एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये 9-10 एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। जैसे मैंने लिखा द हिमालय आर इन द नॉर्थ, है ना, उत्तर में है, हिमालय उत्तर में है। चलिए ठीक है, तो हिमालय क्या है, एक बड़ी बॉडी है, इसलिए उसके सामने दा का प्रयोग किया गया। गंगा, दा का प्रयोग किया गया। एलिफेंट इज अ वेरी हग एनिमल, तो एलिमेंट उसके सामने दा का प्रयोग। गीता इज अ पार्ट ऑफ द, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर एलिफेंट है इसलिए दा का प्रयोग हुआ है। किसी इंसान के नाम के आगे आप दा का प्रयोग नहीं करोगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इज लेडी, तो कॉलेज की प्रिंसिपल जो है वो लेडी है। दा का प्रयोग हुआ स्टेट के सामने, कंट्री के सामने दा का प्रयोग, बिग ऑर्गेनाइजेशन के सामने दा का प्रयोग, ठीक है ना। कंडीशन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, मोस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन। इस तरह से आप कहां पर दा का प्रयोग करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब आपको बात ये करनी है कि चलिए ये तो हमने देख लिया कि दा का प्रयोग कहां करना है, अब देखना ये है कि दा का प्रयोग कहां नहीं करना है। तो दा का प्रयोग हमें कहां नहीं करना है, तो कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर दा का प्रयोग हमें नहीं करना है, बस वो ध्यान रखें। एक बिफोर प्रॉपर नाउन,
प्रॉपर नाउन अगर आ चुका है तो उसके आगे आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर प्रॉपर नाउन आ चुका है तो प्रॉपर तरीके से, है ना। देखिए यार, द का प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर थिंग को इंडिकेट करने के लिए, उसको रेफर करने के लिए। लेकिन जब हमारे पास में पहले से ही जो नाउन है वो प्रॉपर है, जिसको कोई अधूरा नहीं है, उसको कोई जरूरत ही नहीं किसी आर्टिकल की, तो फिर वहां पर दा का प्रयोग व्यर्थ होगा, अनुचित होगा, नहीं करेंगे। जैसे चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, तो देखिए हरियाणा के सामने भी दा का प्रयोग होता, पंजाब के सामने भी दा का प्रयोग होता, जैसे कैपिटल के सामने हुआ है। ठीक है, तो द चंडीगढ़, द चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ द पंजाब एंड द हरियाणा। लेकिन चूंकि पंजाब और हरियाणा को क्या किया गया है? रेफर किया गया है, रेफर किया गया ऑलरेडी, ये पहले से ही जो है ना, क्या है, ये प्रॉपर है, उनको पहले से ही इंडिकेट किया गया है पंजाब और हरियाणा की ओर, इसलिए इनके सामने दा का प्रयोग नहीं हुआ है। कुछ एग्जांपल से, मिस्टर कपूर इज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग, नॉट अटेंडिंग द मीटिंग, तो मिस्टर कपूर इज नॉट, ठीक है, तो यहां मिस्टर की जगह दा भी आ सकता था ना, कि द मिस्टर कपूर इज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग, लेकिन यहां कपूर साहब है, मिस्टर कपूर साहब है, कपूर साहब की जगह अगर कोई जानवर होता ना तो फट से हम दा का प्रयोग उसके सामने कर देते। यहां पर भी दा का प्रयोग क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन के साथ में नहीं होगा। चलिए इसको बेहतर समझते हैं, नेम ऑफ द लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा, कोई भाषा है तो भाषा के आगे आप दा नहीं लगाओगे। एग्जाम्पल में, आई एम लर्निंग फ्रेंच, सी नो स्पेनिश, कोई जरूरत नहीं है, लैंग्वेज के आगे दा लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये याद रखिएगा। मटेरियल नाउन होगा तो भी आपको दा नहीं लगाना होगा, जस्ट लाइक गोल्ड, जब आप गोल्ड की बात कर रहे हो, सिल्वर की बात कर रहे हो, कोई ऐसे ही किसी मटेरियल नाउन की बात कर रहे हो, तो वहां पर आपको दा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह एग्जांपल है स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स का यूज करते हुए भी, जैसे कि टेनिस को बात करनी है, क्रिकेट की बात करनी है, या फुटबॉल की बात करनी है, जिसकी बात करनी है, उसके आगे दा का प्रयोग नहीं करना है आपको। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर कोई है तो उसके आगे भी आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। जस्ट लाइक होनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू, होनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू, तो यहां पर इज द आ जाता है ना, इज द ग्रेट वर्च्यू। ब्यूटी इज 9 days वंडर, ठीक है, तो यहां पर भी दा का प्रयोग नहीं होगा। उसी प्रकार से कुछ एग्जांपल और है, जस्ट लाइक नेम ऑफ मील्स, या मील्स का प्रयोग करते हैं, जैसे जस्ट लाइक मिल्क या राइस वगैरह, कुछ भी मील्स का प्रयोग करते हैं तो भी आपको दा का प्रयोग नहीं करना है, संभल के रहना है। बिफोर और भी कुछ वर्ड है जिनके सामने आपको दा का प्रयोग नहीं करना, जैसे बेड के लिए, चर्च के लिए, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रेसन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, है ना, थिएटर एक्सेट्रा, व्हेन दिस प्लेस आर इन्वाइटेड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। अगर इन सब का प्रयोग हम प्राइमरी पर्पस के लिए करते हैं तो आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू बेड टू स्लीप, दा का प्रयोग हुआ है क्या? नहीं हुआ है। इसी प्रकार से सी वांट टू चर्च, सी वांट टू गो टू चर्च, ठीक है ना, सी वांट टू चर्च टू प्रे, वह प्रे जाना चाहती है प्रार्थना करने के लिए। क्लियर है? तो इस प्रकार से दोस्तों आपके दा वाली कहानी भी होती है कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से ए एन और दा, ए एन और दा, तो इस पूरी कहानी में आपको यह समझ आना चाहिए कि ए का प्रयोग कहां पर करना है, एन का प्रयोग कहां पर करना है, और दा का प्रयोग कहां पर होना है। अगर ये बात आपको क्लियर है, बस दा में याद ध्यान रखना है कि दा का प्रयोग कहां पर होना और कहां पर नहीं होना है। उसके लिए मैंने कुछ रूल्स बताए, उन रूल्स को फॉलो कर लीजिएगा। आपके तीनों आर्टिकल पूरी तरह से अब क्लियर है, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। क्लियर है ना? अगले सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका था, टाइम एंड टेंसेस पर, ठीक है। टाइम और टेंसेस पर हम सेशन लेकर के आएंगे और इस पर भी पूरे फुल डिटेल के साथ ही बात करेंगे, और इसी के साथ में हमारी इंग्लिश कंपलसरी वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, जाते जाते एक बात बता दूं आप लोगों को कि कुछ दिन की बात और है, 2-4 दिन की मैक्सिमम, जो कि आपकी क्लासेस डिस्टर्ब चल रही है। 2-4 दिन बाद में फिर से हम अपने शेड्यूल पर आ जाएंगे और लगभग वही आपको 3 से 4 सेशन पर डे आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।